नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 3 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दें आप सब लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ डेली करंट अफेयर की जो क्लास है वो रेगुलर फॉलो करिए, क्योंकि देखा जाए आपके एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। अगर आप पिछले जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को फॉलो कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो आपको आइडिया होगा कि करंट अफेयर कितना वेटेज रखता है आपके एग्जाम में। और साथ ही साथ डेली करंट अफेयर के आप नोट्स बना सके, इसके लिए आपको जो है डेली करंट अफेयर की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है टेलीग्राम ग्रुप पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करिए, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर में विश्व कॉफी सम्मेलन और एक्सपो 2023 आयोजित हुआ है। तो अभी हाल ही में विश्व कॉफी सम्मेलन एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया है। 5वां संस्करण था दोस्तों। किस शहर में आयोजित किया गया है? देखिए, जब भी मैं प्रश्न को रीड कर रही हूं तो आप जिन्हें आंसर पता है वो आंसर करें कमेंट बॉक्स में, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी है, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा जहां पे उत्पादन होता है कॉफी का, ठीक है, कहाँ? कर्नाटक। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में विश्व कॉफी सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि विश्व कॉफी सम्मेलन और एक्सपो 2023 एशिया में जो है ये पहली बार जो है आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे दोस्तों? तो भारतीय शहर बेंगलुरु में। और बेंगलुरु किसकी राजधानी दोस्तों? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। और वहीं पे जो है एशिया में पहली बार भारतीय शहर बेंगलुरु में विश्व कॉफी सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये अगर हम बात करें वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस की, तो ये ध्यान रखिएगा ये 5वां संस्करण है इस वर्ष। और इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो अंतरराष्ट्रीय कॉफी संगठन के द्वारा किया जा रहा है। किसके किसके सहयोग से दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, चूंकि भारत में हो रहा है तो भारतीय बोर्ड जो भारतीय कॉफी बोर्ड है उसके द्वारा, साथ ही साथ वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। ध्यान रखिएगा, ये जो कॉफी बोर्ड है, भारतीय कॉफी बोर्ड है, ये वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत ही आता है, ठीक है, उसके सहयोग से। और साथ ही साथ चूंकि कर्नाटक में हो रहा है तो कर्नाटक सरकार के सहयोग से वर्ल्ड, ठीक है, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय कॉफी संगठन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अगर हम बात करें इसके बारे में, इस कॉन्फ्रेंस के बारे में, वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस के बारे में दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा ये द्विवार्षिक कार्यक्रम है और इसका आयोजन जो किया जाता है वो अंतरराष्ट्रीय कॉफी संगठन के द्वारा किया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय कॉफी संगठन की दोस्तों बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र का एक संबद्ध निकाय है। और ये निकाय क्या करता है? तो ये विश्व कॉफी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो जितना भी विश्व में जो कॉफी क्षेत्र है उनका प्रतिनिधित्व करने वाला ये निकाय है दोस्तों। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय कॉफी संगठन, जो कि किससे संबद्ध है? संयुक्त राष्ट्र से, ठीक है। अगर हम बात करें इस कॉन्फ्रेंस की दोस्तों, ठीक है, WCC कॉन्फ्रेंस की, तो ये ज्ञान आदान प्रदान, नेटवर्किंग और उद्योग की चुनौतियों एवं अवसरों पर देखा जाए सहयोग के लिए जितने भी विश्व में कॉफी हितधारक हैं उन सभी कॉफी हितधारकों को एकजुट करता है। और इस वर्ष का जो कॉन्फ्रेंस है, जो कि अगर हम बात करें जो 5वां संस्करण है, इसके विषय क्या है? तो चक्रीय अर्थव्यवस्था और पुनर्योजित कृषि के माध्यम से स्थिरता जो है इस वर्ष का थीम है। चूंकि हम संगठन की बात करें, अंतरराष्ट्रीय कॉफी संगठन जिसके द्वारा इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो देखिए, ये जो संगठन है अंतरराष्ट्रीय कॉफी संगठन, इसकी स्थापना जो की गई थी 1963 में किया गया था, ठीक है। किसके समर्थन से किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से किया गया था, चूंकि ये संयुक्त राष्ट्र संबद्ध एक संस्था भी है। वहीं हमने बात किया भारतीय कॉफी बोर्ड की, तो दोस्तों भारतीय कॉफी बोर्ड जो कि एक अधिनियम के तहत इसको बनाया गया था, इसका जो गठन किया गया था कॉफी अधिनियम 1942 के तहत जो है ये भारतीय कॉफी बोर्ड को बनाया गया था, जो कि ये भारत सरकार का एक अभिन्न अंग है। ध्यान रखिएगा, ये एक अधिनियम के तहत जो है बनाया गया था ये भारतीय कॉफी बोर्ड को। किस अधिनियम के तहत? तो कॉफी अधिनियम 1942 के तहत। बोर्ड की बात करें दोस्तों तो ये इसको जो है इसके पूरे नियंत्रण का दायित्व जो है केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के जो प्रशासनिक नियंत्रण में अपने पूरे दायित्वों का ये निर्वहन करता है। और ये पूरा जो बोर्ड का संचालन होता है वो बेंगलुरु से ही होता है, ठीक है। अगर हम बात करें विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है दोस्तों कॉफी का, तो ये ध्यान रखिएगा ब्राजील, ठीक है, ब्राजील। और आप मुझे वो बताइए किस, जो ब्राजील का एक पोर्ट है दोस्तों, यहाँ पे आप ईस्ट की तरफ एक पोर्ट पाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे इस पोर्ट का क्या नाम है, जिसे कॉफी पोर्ट के नाम से जानते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ क्योंकि वहां पे विश्व का सबसे ज्यादा जो है एक तरीके से एक्सपोर्ट किया जाता है कॉफी का ब्राजील के उस पोर्ट से, जिस कारण से उस पोर्ट को कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। क्योंकि आप ये भी देख रहे हैं कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो ब्राजील है। फिर हम बात करते हैं वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथोपिया, होंडुरास। इनके बाद जो है भारत की बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा जो है छठा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश हो जाता है। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट में आंसर करिए कि भारत में कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करता है। तो सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और आप मुझे उस पोर्ट का नाम बताइए जिसे कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि ब्राजील में स्थित है। बहुत बार एग्जाम में आपके मैपिंग के थ्रू क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिए मैपिंग आपके एग्जाम के लिए, स्पेशली अगर आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो तो ये सब के एग्जाम के लिए आपको मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट मैपिंग से एक प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात किया। इसी के साथ साथ एक और भी सम्मेलन का दोस्तों आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, आई उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला जो है अर्बन शिफ्ट फोरम का आयोजन किया गया है दोस्तों नई दिल्ली में, और इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो एकीकृत और टिकाऊ शहरी विकास के लिए क्षेत्रीय शहरों का ठीक है जो है प्रशिक्षण और उनको क्षमता को बढ़ाना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। अर्बन शिफ्ट शहरी विकास, और यहाँ पे हम बात करें ठीक है, ये जो WRI रॉस सेंटर फॉर सस्टेनेबल सिटीज के अंतर्गत एक वैश्विक पर्यावरण सुविधा वित्त पोषित कार्यक्रम है। ठीक है, कौन सा दोस्तों, यहाँ पे जो अर्बन शिफ्ट कार्यक्रम है, और इसका जो नेतृत्व दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है। ठीक है, नैरोबी केनिया की राजधानी नैरोबी में यूनेप का हेडक्वार्टर है, और इसके द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया जाता है। और इसमें C40 शहरों, अंतरराष्ट्रीय स्थानीय पर्यावरण पहल परिषद, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एशियाई विकास बैंक ADB और विश्व बैंक के साथ साझेदारी में जो है इसका क्रियान्वयन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा पहला अर्बन शिफ्ट फोरम जो है आयोजित किया गया नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और साथ ही साथ जब मैं आपसे प्रश्नों के दौरान जब मैं क्वेश्चन डिस्कशन करती हूँ तो उस दौरान जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, कोशिश क्या करिए उसका आंसर देने का आप लोग माफ करिएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की कि टाइम्स हायर एजुकेशन द के द्वारा घोषित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा स्थान शीर्ष पर है। तो देखिए द के द्वारा जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किया जाता है, इस साल 2024 की रैंकिंग है। ठीक है, और इसमें भारत का कौन सा जो है संस्थान शीर्ष स्थान पे ये आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि ध्यान रखिएगा शीर्ष पे भी देखा जाए तो ये 200 से 250 के बीच में इसको स्थान मिला है। ठीक है, जो ये संस्थान है जिसका नाम देखिए क्या है, यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु जो है वो भारत में शीर्ष स्थान पे रहा है, और विश्व में देखा जाए तो 200 से 250 के बीच में इसने स्थान हासिल किया। ठीक है, तो आइए बात करते हैं द के बारे में, जिसे हम कहते हैं टाइम्स हायर एजुकेशन द। और ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का देखा जाए तो द के द्वारा देखा जाए तो ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किया जाता है, और इस साल जो कि 2024 की रैंकिंग जारी की गई जो कि 20वां संस्करण है दोस्तों। और इसमें कितने भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया है, तो यहाँ पे 91 भारतीय संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है। ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो इस रैंकिंग में जो कि 2024 की रैंकिंग में 108 देशों के 1904 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। ठीक है, जिसमें से भारत के कितने विश्वविद्यालय दोस्तों, 91 विश्वविद्यालय हैं। वर्ष 2024 की रैंकिंग में देखा जाए 5 क्षेत्रों में, ठीक है, ये जो रैंकिंग जारी किया गया किनके इनके आधार पे, तो 5 क्षेत्रों में 18 प्रमुख संकेतकों के आधार पे जो है जो विश्व में अनुसंधान जो गहन विश्वविद्यालय है उनका जो व्यापक मूल्यांकन करती है। और इसमें देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो शिक्षण संस्थान जो कि 29.5%, अनुसंधान वातावरण 29%, अनुसंधान गुणवत्ता 30%, उद्योग और अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण 7.5%। देखिए भारत को भी अनुसंधान वातावरण के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि एक तरीके से रिसर्च डेवलपमेंट का जो क्षेत्र है, रिसर्च एनवायरमेंट में भारत को थोड़ा सा, जिसके कारण से जो भारत की रैंकिंग इतनी इंप्रूवमेंट नहीं कर पाती है। लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा कि पिछले वर्षों के दौरान भारत ने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है, विश्वविद्यालय स्तर पे। तो भारत के जो शीर्ष जो विश्वविद्यालय वो कौन सा है दोस्तों, तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने देखा जाए 2017 के बाद जो है पहली बार, उसके पहले देखा जाए तो ये 250 से बाद की रैंकिंग थी, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है
कि यहाँ पे 200 से 250 बैंड में जो है आने वाली वैश्विक शीर्ष 250 विश्वविद्यालय में वापसी की है, ठीक है, 2017 के बाद से। दूसरे स्थान पे देखिए भारत का जो सर्वोच्च रैंक हासिल करने वाला विश्वविद्यालय है वो देखिए क्या है, अन्ना विश्वविद्यालय है। तीसरे नंबर पे जामिया मिलिया इस्लामिया है, फिर महात्मा गांधी विश्वविद्यालय है, ठीक है। यहाँ पे शूलिंग यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज है, जो कि अगर हम बात करें ये 500 से लेकर के 600 बैंड में शामिल होने वाले संस्थान है। उस तरीके से देखा जाए भारत में जो संस्थान है उनमें ये दूसरे तीसरे स्थान पे आते हैं। अगर हम बात करें भारत की दोस्तों, तो भारत अब विश्वविद्यालय रैंकिंग में चौथा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला या अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाला देश हो गया है। और इस बार देखा जाए रिकॉर्ड तोड़ कितने भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया है, तो 91 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया है। चूंकि हमने भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात किया द की रैंकिंग, अब बात कर लेते हैं विश्व परिप्रेक्ष्य में कौन से विश्वविद्यालय ने सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। तो ये देखिए ये यूनाइटेड किंगडम का विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। ध्यान रखिएगा अंडर 10 में जितने भी विश्वविद्यालय बने दोस्तों उनमें वर्चस्व 2 देशों का रहा है, एक तो यूके का रहा है और दूसरा यूएसए का रहा है। क्योंकि ध्यान रखिएगा दूसरा जो विश्वविद्यालय है दोस्तों वो यूएसए का ही है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, और तीसरा विश्वविद्यालय MIT यूएसए तीसरा स्थान हासिल करता है। तो अंडर 10 में देखा जाए दोस्तों तो ये 2 देशों का ही वर्चस्व देखने को मिला है, ठीक है, विश्वविद्यालय रैंकिंग में। तो ये ध्यान रखिएगा द के द्वारा ही। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि इस वर्ष 20वां संस्करण था और इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिवस से संबंधित है, जिसके अंतर्गत ना सिर्फ हम एक दिवस के बारे में बल्कि और भी दिवसों के बारे में बात करेंगे कि हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस देखिए कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर को, ठीक है, गांधी जयंती के उपलक्ष्य में विश्व स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ये तो आपको पता है, एग्जाम में प्रश्न भी आ चुका है इससे संबंधित। तो यहाँ पे जो है महात्मा गांधी जिसे हम राष्ट्रपिता कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि किनके द्वारा जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, ठीक है, किसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और राष्ट्रपिता की जन्मदिन के उपलक्ष्य में इनका 2 अक्टूबर को जन्मदिन मनाया जाता है। देखिए इनका 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था, 1869 में हुआ था दोस्तों, पोरबंदर का गुजरात में हुआ था, ठीक है। और इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है। और इस वर्ष की थीम क्या है इस डे की, तो हिंसा को ना कहें, ठीक है, हिंसा को ना कहें। और यहाँ पे 2007 में इस दिवस की जो शुरुआत की गई थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को जो है इस दिवस को नामित करने का प्रस्ताव रखा था, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को जो है नामित करने का प्रस्ताव अपनाया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2007 में। अहिंसा का सिद्धांत देखें, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे अहिंसक प्रतिरोध के रूप में भी जाना जाता है। अहिंसा का सिद्धांत देखिए अहिंसक प्रतिरोध के रूप में जाना, यानी कि प्रतिरोध करना किसके माध्यम से, बिना किसी हिंसा के माध्यम से। सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन प्राप्त करने के लिए शारीरिक हिंसा के उपयोग को अस्वीकार करना। एक तरीके से आप जो समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, उनमें किसी भी प्रकार का शारीरिक हिंसा नहीं होना चाहिए। वो अहिंसा के माध्यम से, बिना किसी हिंसा के, ठीक है, इस परिवर्तन को लाना ही अहिंसा है। और यहाँ पे आप कोट्स भी देख सकते हैं, नॉन वायलेंस इज अ समिट ऑफ ब्रेवरी, ठीक है, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था, ठीक है। तो एक तरीके से देखिए कोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा एग्जाम में जो आपके लिए एस्से राइटिंग से संबंधित हर साल लगभग देखा जाता है, महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं, स्पेशली आपके में जो है एस्से राइटिंग में। तो कोट्स जितने भी महात्मा गांधी के बहुत इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, तो उनको देख सकते हैं आप, याद कर लीजिए उनको, ठीक है। बहुत सारे, जैसे एक कोट्स है उनका, एन आई फॉर एन आई मेक होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ठीक है, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को क्या कर सकता है, अंधा कर सकता है। तो ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट कोट्स हैं जिनको आप याद कर सकते हैं और अपने आंसर को, अपने मेंस में जो आप आंसर राइटिंग करेंगे, एस्से राइटिंग, उसको बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो ऐसे कोट्स कुछ याद कर लीजिए, ठीक है, महात्मा गांधी से संबंधित। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य दिवस को भी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक दिवस दिया है, विश्व पर्यावरण दिवस। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। और इस साल अक्टूबर जो है 2023 में जो अक्टूबर का पहला सोमवार आया है दोस्तों, वो कब आया है, 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर को हमने एक और दिवस मनाया, कौन सा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया, वर्ल्ड हैबिटेट डे।
तो इस दिवस की बात करें दोस्तों, इस दिवस को नामित किया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ठीक है, 1985 में नामित किया गया था, ठीक है, कि जो है अक्टूबर का पहला सोमवार जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में, विश्व पर्यावास के दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। और यह दिन जो है पहली बार जो मनाया गया वो मनाया गया 1986 में मनाया गया। कहाँ पे मनाया गया? केन्या के नैरोबी में मनाया गया। और जो पहला दिवस मनाया गया था उस समय पहली थीम क्या थी? आश्रय मेरा अधिकार है। और उसी के साथ साथ इस वर्ष की थीम देखा जाए विश्व पर्यावास दिवस की, तो लचीली शहरी अर्थव्यवस्थाएं, विकास और पुनर्प्राप्ति की चालक के रूप में शहर, ठीक है। वही बात करें इस वर्ष जो है इस विश्व वैश्विक समारोह का मेजबान देश कौन सा है दोस्तों? तो अजरबैजान। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार कर लीजिएगा। और अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें दोस्तों, तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है दोस्तों, ये देखिए देखिए जिसमें कितने गोल हैं? 17 गोल हैं। अगर हम टारगेट देखें तो 169 टारगेट हैं, जिसमें अगर हम देखें तो गोल की बात करें तो जो 11वां गोल है SDG 11 जो है वो टिकाऊ शहर और समुदाय है। देखिए इस वर्ष आपके पीसीएस में क्वेश्चन भी पूछा था 13, 14, 15, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किससे संबंधित है? तो आपको ये जो 17 गोल है स्पेशली देखा जाए याद होना चाहिए। स्पेशली 1, 2 देखिए गरीबी उन्मूलन है, यहाँ पे हम बात करें दोस्तों भूखमरी से संबंधित है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं शिक्षा से है, फिर स्वास्थ्य से है, फिर हम बात करें लैंगिक समानता की बात करें, तो ये जो है दोस्तों यहाँ पे ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये आपको पता होने चाहिए स्पेशली कौन कौन से हैं, तो ये याद कर लीजिएगा। अगले दिवस की बात करते हैं दोस्तों, जो कि 1 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, ठीक है। बहुत अभी हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई है, ये बताया गया रिपोर्ट में कि भारत की जो जनसंख्या है उसमें से जो है 20% जो जनसंख्या है 2050 तक वृद्ध जनसंख्या होगी। इस रिपोर्ट के बारे में मैं सोचूं डिस्कस कर लूं आपसे अगली क्लास में, तो इस रिपोर्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से भारत जो अभी वर्तमान में कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी युवाओं का देश जो है वो आने वाले दिनों में सबसे बहुत बड़ी जनसंख्या का, एक वृद्ध जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। और इन वृद्ध जनसंख्याओं के सामने जो आने वाली चुनौतियां हैं दोस्तों, उन चुनौतियों का, उनके स्वास्थ्य से संबंधित, उनकी सामाजिक संबंधित जो चुनौतियां हैं उनके लिए कितनी जो है हमारी सरकार, हमारे लोग तैयार हैं, ये सब कुछ बहुत बड़ा प्रश्न है इस वर्तमान समय में। तो ये सारी चीज इस नोट्स में, ये जो रिपोर्ट दिया गया उसमें बात की गई है। और इसी उपलक्ष्य में देखा जाए तो यहाँ पे हर साल जो है वृद्ध जनों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, उनकी चुनौतियों के समक्ष लोगों को जागरूक करने के लिए 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। वहीं इस वर्ष की थीम की बात किया जाए, थीम क्या है दोस्तों? वृद्ध व्यक्तियों के लिए मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के वादों को पूरा करना पीढ़ियों तक, ठीक है। वहीं पे हम बात करें अगला दिवस दोस्तों, 30 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया गया। देखिए इस बार जो है भाषा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था पीसीएस में कि इंग्लिश को है कितने, जब संविधान लागू हुआ तो कितने वर्षों के लिए जो है वैधता प्रदान की गई थी अंग्रेजी को? 15 वर्षों के लिए, बाद में उसको बढ़ा दिया गया था। तो भाषा से भी संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस जो मनाया गया वो 30 सितंबर को मनाया गया। और इस वर्ष की थीम देखिए क्या है? अनुवाद मानवता के कई चेहरों को उजागर करता है, ठीक है। वहीं अगली दिवस की बात किया जाए तो 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया दोस्तों। वर्ल्ड जो है हार्ट डे सेलिब्रेट किया गया। और इस वर्ष की थीम क्या है विश्व हृदय दिवस की? दिल का उपयोग करें, दिल को जाने, ठीक है। अपने दिल का उपयोग करें और अपने दिल को समझें, ये इस वर्ष की थीम रही है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, उनको हम लोगों ने देखा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया गया? देखिए संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया गया, किसके द्वारा किया गया? ऑप्शंस आप देख रहे हैं। जिन्हें आंसर पता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। चलिए आप आंसर बताइए, मैं देख रही हूँ किससे इससे आंसर पता है। तो आप लोगों ने आंसर किया और इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यानी कि ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में, ठीक है, जो भारत मंडपम है वहां पे आकांक्षी जिलों के लिए, ध्यान रखिएगा ये जो संकल्प सप्ताह है ये आकांक्षी जिलों के लिए जो है इस शुभारंभ किया गया है। तो जितने भी आकांक्षी जिले हैं दोस्तों उन जिलों के लिए जो है ये सप्ताह भर चलने वाला जो है विशिष्ट कार्यक्रम है संकल्प सप्ताह। और इसका शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। कहां से दोस्तों? दिल्ली, नई दिल्ली से।
इस अवसर पे बात करें, प्रधानमंत्री जी ने देखा जो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम पोर्टल का भी शुभारंभ किया और प्रदर्शनी का भी उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। बात करें दोस्तों जो संकल्प सप्ताह है, इसके जो क्रियान्वयन किससे क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ है, तो ये आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के जो प्रभावी कार्यान्वयन से ये जुड़ा हुआ है संकल्प सप्ताह, जो आकांक्षी जिले हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये जो कार्यक्रम है दोस्तों, कौन सा कार्यक्रम, तो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, ठीक है। आकांक्षी जिला जो ब्लॉक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया गया था दोस्तों राष्ट्रव्यापी स्तर पे, कब किया गया था, तो 7 जनवरी को किया गया था 2023 को, ठीक है। 7 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री जी ने इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। और इस कार्यक्रम का बेसिकली उद्देश्य क्या है, जो देश के नागरिक हैं दोस्तों, उनके जीवन की गुणवत्ता के लिए, उनके जीवन की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार लाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर शासन में सुधार करना, ठीक है, ना कि स्टेट, ठीक है, ब्लॉक स्तर पे जो है इसमें शासन में सुधार करना है। वहीं पे अगर हम बात करें देश में कितने आकांक्षी ब्लॉक में जो है लागू किया जाएगा, तो देखिए दोस्तों 329 जिलों से देखा जाए जो है 500 आकांक्षी ब्लॉक हैं, उसमें ये लागू किया जा रहा है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को लागू करने और एक प्रभावी ब्लॉक विकास रणनीति तैयार करने के लिए देश भर में गांव और ब्लॉक स्तर पर चिंतन शिविर जो है वो आयोजित किए गए हैं। संकल्प सप्ताह जो है इन चिंतन शिविरों का ही नतीजा है। और ये सप्ताह कब से शुरू होगा दोस्तों, आज से शुरू किया जा रहा है। जितने भी जो सभी 500 जो आकांक्षी जिले हैं उनमें ये 3 अक्टूबर से शुरू होगा। चूंकि सप्ताह है तो सप्ताह भर चलेगा ये संकल्प सप्ताह, तो 3 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक ये संकल्प सप्ताह जो है वो मनाया जाएगा। तो संकल्प सप्ताह का बेसिकली उद्देश्य क्या है, जितने भी आकांक्षी जिले हैं उन आकांक्षी जिलों में जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देना और उसके लिए ब्लॉक स्तर पर कार्य करना, ठीक है। एकदम निचले स्तर पर जाकर के एक ब्लॉक होता है, फिर सेक्टर होता है, फिर ग्राम होता है, ठीक है, तो उसके स्तर पे कार्य करना और इनसे जो है लोगों के जीवन को प्रभावित करना, उनमें सुधार करना, उनको उनकी गुणवत्ता में सुधार लाना, यही बेसिकली उद्देश्य है। और ये ध्यान रखिएगा संकल्प सप्ताह आज से ये शुरू हो रहा है। तो ये बेसिकली महत्वपूर्ण करंट था। और अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि यहाँ पे जो चीन में ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि हांगझोउ एशियाई खेल में भारत 53 पदक लेकर पदक तालिका में किस स्थान पे, तो वर्तमान में भारत ने 53 पदक जो है जीत लिए हैं। और इसके साथ ही भारत का कौन सा स्थान है एशियाई खेल में, तो करेक्ट आंसर है डी है, चौथा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जैसा कि आपको पता है, हम लोग कई दिन से इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, चीन के हांगझोउ में जो है एशियाई खेलों का आयोजन किया जा रहा है। और भारत ने देखा जाए इसमें स्वर्ण पदक 13 जो है स्वर्ण पदक जीते हैं, 21 रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, 19 यहाँ पे 19 होना चाहिए था, गलत हो गया है, ठीक है। यहाँ पे 19 जो है उसने स्वर्ण पदक जीते हैं, है ना, 19 यहाँ पे कांस्य पदक जीते हैं। और साथ ही साथ देखा जाए टोटल मिलाकर के 53 पदक के साथ ही भारत जो है चौथे स्थान पे। आप यहाँ पे देखिए ये मेडल जो है लिस्ट आपके सामने लगी है। सबसे पहले स्थान पे देखिए 132 स्वर्ण पदक के साथ जो चाइना है वो पहले स्थान पे, फिर कोरियन जो गणराज्य है वो 30 पदक है। तीसरे स्थान पे यहाँ पे आप जापान देख सकते हैं 29 जो है पदक के साथ है। और यहाँ पे आपको 13 पदक के साथ भारत जो है वो चौथे स्थान पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। 19वां एशियन गेम है ये हांगझोउ में। यहाँ पे कुछ और भी जैसे उपलब्धि भारत ने हासिल किया है, तो यहाँ पे जो भारतीय पुरुष जो है स्क्वाश टीम है इसने पाकिस्तान को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है। और ये ध्यान रखिएगा 2014 के बाद से भारतीय टीम का ये पहली बार जो है एशियाई खेलों में ये पदक जीता है, किसमें, स्क्वाश में। वहीं पे टेनिस की बात करें तो रोहन बोपन्ना और यहाँ पे ऋतुजा भोसले की जो यहाँ पे जोड़ी थी, यहाँ पे लिखी गलत है, यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है, जोड़ी ने मिक्स्ड डबल का जो है स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। यहाँ पे सरबजोत सिंह और दिव्या ने इस 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में, ठीक है, यहाँ पे स्पर्धा होना चाहिए था, में देश को रजत पदक जिलाया। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लिया करिए, ठीक है, रजत पदक जीता है। वहीं पे बात करें 10,000 मीटर दौड़ में भारत को जो है रजत और कांस्य दोनों जो पदक मिले हैं। भारत के जो कार्तिक कुमार है इन्होंने रजत पदक और गुलवीर सिंह ने देखा जाए कांस्य पदक जीता है। और स्वर्ण पदक देखिए किसने जीता है, बहरीन ने जीता है, ठीक है, इस गेम में। तो यहाँ पे टेनिस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे टोटल अभी तक देखिए, चूंकि ये 8 तारीख तक ये गेम चलने वाला है, एशियन गेम, हो सकता है भारत अपने और भी इंप्रूवमेंट करे और भी स्वर्ण पदक लाएगा और हमें एक तरीके से गर्वान्वित महसूस कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बात करें, अभी तक भारत ने 53 पदक जीतने के साथ ही इस पदक तालिका में चौथे स्थान पे भारत बना हुआ है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपना तीसरा सैन्य इमर्जिंग उपग्रह नूर 3 लॉन्च किया है।
तो ये सैन्य इमर्जिंग उपग्रह है नूर 3। और देखिए ये जो किसके बारे में हम लोगों ने काफी पिछले क्लासेस में डिस्कशन किया था, नूर 3 जो कि पता होगा आपको, ये ईरान की जो फोर्स है उसके द्वारा ये सैन्य इमर्जिंग उपग्रह है जो लॉन्च किया जाता है। नूर 1 नूर 2 के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था। तो यहाँ पे ईरान का जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि ये इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो है ये किस देश से संबंधित है, तो ये ईरान के हैं। और इन्होंने ईरान के देखा जाए शाहरूद जो स्पेस पोर्ट से अपना तीसरा सैन्य इमर्जिंग उपग्रह जो है वो लॉन्च किया सफलतापूर्वक, और इसका नाम क्या है, नूर 3। ठीक है, नूर उपग्रह को देखिए 3 चरणों वाले यहाँ पे कैस्ट वाहक उपयोग करके ऑर्बिट में भेजा गया है, जिसे देखा जाए किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो इसी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के द्वारा जो है वो विकसित किया गया है। नूर का देखिए ये एक फारसी में जो है, फारसी में बात करें नूर शब्द का जो है अर्थ क्या होता है, प्रकाश। ठीक है, और अगर हम बात करें जबकि कैस्ट का अर्थ क्या होता है, संदेश वाहक। ठीक है, तो एक तरीके से संदेश वाहक होगा। और नूर 3 की बात किया जाए तो ये पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर ऊंचाई पर है, तो 450 किलोमीटर, जिसको हम 280 मील की ऊंचाई के साथ मानते हैं। तो निचली पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया गया है। नूर 3 उपग्रह का जो प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो ये जो कॉर्प्स है यहाँ पे जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं, उनके द्वारा जो खुफिया उद्देश्य के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, उनके द्वारा जो खुफिया डेटा को एकत्रित करना, चित्र को एकत्रित करना, इसका इस्तेमाल किया जाएगा नूर का। ठीक है, नूर का इस्तेमाल किया जाएगा इन उद्देश्यों से। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पृथ्वी से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये जो है स्थापित किया गया। यहाँ पे पिछले संस्करण की बात कर लेते हैं नूर उपग्रह के। तो देखिए नूर 1 की बात करें तो इसे अप्रैल 2020 में जो है लॉन्च किया गया था ईरान के द्वारा, और ये ईरान का पहला सैन्य टोही उपग्रह था। और इसे पृथ्वी से 425 किलोमीटर, जिसे हम 265 मील की ऊंचाई पर जो है ये परिक्रमा करता था। वहीं नूर 2 की बात करें दोस्तों तो इसको मार्च 2022 में लॉन्च किया गया था, और ये पृथ्वी से 500 किलोमीटर, जिसे हम 310 मील ऊंचाई पे जो है इसे निचली कक्षा में स्थापित संचालित हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में नूर 3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नूर से संबंधित आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है किस देश से संबंधित है, और इस कॉर्प्स के भी बारे में ध्यान रखिएगा, ये जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार कर लीजिएगा, यहाँ से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में मतलब पूछा ही जाएगा, ना सिर्फ प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में। ठीक है, कि किस तरीके से ये जो बिल जो कि अब अधिनियम बन चुका है, राष्ट्रपति की अनुमति भी मिल गई यहाँ पे, और इसके बाद जो है ये किस तरीके से जो है महिलाओं को प्रभावित करेगा, ये बिल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हाल ही में देखा जाए तो महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दिया है। इस अधिनियम को किस नाम से जाना जाएगा, इस महिला आरक्षण जो अधिनियम है इसको किस नाम से जाना जाएगा, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है संविधान संशोधन अधिनियम 106। ठीक है, जो यहाँ पे अगर हम बात करें जो विधेयक था दोस्तों 128वां था। ठीक है, 128वां विधेयक था। और वहीं अगर हम अधिनियम की बात करें तो संविधान संशोधन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 106 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी हाल ही में जो महिला आरक्षण विधेयक था दोस्तों उसको राष्ट्रपति जी के द्वारा यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। ये जो महिला आरक्षण बिल है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है नई संसद जो है बनी। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि पुरानी संसद को किस नाम से जाना जाएगा। देखिए जब नई संसद का शुभारंभ किया गया तो एक विशेष सत्र सरकार के द्वारा बुलाया गया। उसी विशेष सत्र के दौरान जो है सरकार के द्वारा महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया संसद के सामने, जिसको कब किया गया 19 सितंबर 2023 को जो है लोकसभा के सामने प्रस्तुत किया गया। किस रूप में, तो संविधान संशोधन विधेयक 128वें के रूप में। उसके बाद इसको लोकसभा से पारित किया गया, राज्यसभा से भी इसको अनुमति मिल गई और फिर इसके बाद देखा जाए तो राष्ट्रपति की भी मंजूरी इसको दे दिया गया है। और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इस जो है विधेयक को किस नाम से जाना जाएगा, तो संविधान संशोधन 106वें अधिनियम के नाम से जाना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 106। ठीक है, चूंकि नई संसद में किया गया बहुत अच्छा काम हुआ, एक तरीके से महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो बढ़ेगा, तभी महिलाओं के समक्ष जो चुनौतियां हैं दोस्तों इस समय उनका निवारण भी हो सकेगा। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए कि जो पुरानी संसद है दोस्तों उसको किस नाम से जाना जाएगा, पुरानी संसद को। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ध्यान रखिएगा इस बार इससे संबंधित पार्लियामेंट से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि पुरानी पार्लियामेंट का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था, कब उसमें जो है पार्लियामेंट की कार्य संचालन कब किया गया था, नई पार्लियामेंट
पार्लियामेंट की डिजाइन किस तरीके से किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, ये सब आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, एकदम तैयार रहिएगा, पार्लियामेंट के एकदम एड़ी चोटी लगा लीजिएगा पार्लियामेंट से रिलेटेड प्रश्न में। और ये बिल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अब एक विधेयक बन चुका है, ठीक है, एक्ट बन गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो केंद्र सरकार ने कानून के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी करके ये जो है जारी किया गया है। अगर हम बात करें इस अधिनियम को और किस नाम से जाना जाएगा, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो बिल है जो कि विधेयक बन चुका है, अधिनियम बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बात करें दोस्तों इसके बारे में, ठीक है, माफ करिएगा मैंने विधेयक बोला, तो यहाँ पे जो है अधिनियम जो बन चुका है, इसके द्वारा देखिए किसको किसको यहाँ पे महिला आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और यहाँ पे साथ ही साथ देखा जाए राज्य विधानसभाओं, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करें दिल्ली विधानसभा में जो है महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। तो यहाँ पे संसद के लोकसभा में और राज्य की जो विधानसभा है, ध्यान रखिएगा पुडुचेरी विधानसभा को शामिल नहीं किया गया, दिल्ली विधानसभा को इसमें शामिल किया गया है। वहां पे महिलाओं को अब 33% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा। और विधेयक को देखा जाए लोकसभा में लगभग सर्वसम्मति से इसको पारित किया गया था, केवल 2 लोगों के द्वारा जो इसका विरोध किया गया था, आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। राज्यसभा में इसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया और अब इसे मंजूरी मिल गई है किसकी दोस्तों, राष्ट्रपति की भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार कर लीजिए, यहां से संबंधित बिल्कुल कहते हैं ना किसी भी चीज का छिद्रान्वेषण कर देना, एकदम खोद खोद के निकाल लीजिए कि कहां से क्या प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ना सिर्फ प्रीलिम्स में बल्कि ध्यान रखिएगा आपको एक तरीके से कह सकते हैं कि मेंस में, ऐसे राइटिंग में भी यहां से प्रश्न आएगा और उसके लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये नियुक्ति से प्रश्न है, जल्दी से आंसर करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ए, के.एन. शांता कुमार को जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये काफी अनुभवी मीडिया पेशेवर हैं, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिनका नाम है के.एन. शांता कुमार, और इनको जो है 1 साल के कार्यकाल के लिए जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये जो घोषणा की गई दोस्तों नई दिल्ली में जो समाचार एजेंसियों के मुख्यालय में आयोजित पीटीआई के निदेशक मंडल, ध्यान रखिएगा, मंडल की वार्षिक आम बैठक में जो है इसकी घोषणा की गई। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो हिंदुस्तान टाइम्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जिनका नाम है प्रवीण सोमेश्वर, उनको जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए अध्यक्ष कौन बने दोस्तों, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के एन शांता कुमार। वही उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो यहाँ पे प्रवीण सोमेश्वर जो है इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ कुछ और भी नियुक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। हाल ही में बात करें तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो अमित झिंगरन को जो है नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं बात करें यश बैंक ने होलसेल बैंकिंग के रूप में नई कंट्री हेड के रूप में किसे नियुक्त किया है, नियुक्त करने की घोषणा की है, तो मनीष जैन को नियुक्त करने की घोषणा किया है। वहीं देखिए मैरिक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जिनका नाम है सौगत गुप्त, उनको भारतीय विज्ञान मानक परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी, आपके एग्जाम के लिए जरूरी थी। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 9वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में भाग लेने के लिए संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है। तो ऑप्शंस आप देख रहे हैं, देखिए ये 9वां ब्रिक्स जो है संसदीय फोरम का आयोजन किया गया दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, और यहाँ पे जो संसदीय प्रतिनिधि मंडल का जो है भारत की तरफ से नेतृत्व किसने किया दोस्तों, तो ऑप्शन है हरिवंश नारायण सिंह ने। करेक्ट आंसर इज ए है, और ये राज्यसभा के उपसभापति हैं, ठीक है। तो जो राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह ने, देखा जाए जो है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में दोस्तों 27 से लेकर के 29 सितंबर तक 9वां ब्रिक्स संसदीय फोरम जो है आयोजित किया गया। और इस फोरम में भाग लेने के लिए जो संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के द्वारा किया गया, ठीक है। हरिवंश नारायण सिंह ने ब्रिक्स देशों के जलवायु परिवर्तन और विधायी गतिशीलता पर एक सत्र की अध्यक्षता की है। और यहाँ पे हम बात करें इनके बारे में, तो हरिवंश नारायण सिंह ने अफ्रीका मुक्त व्यापार समझौते के त्वरित कार्यान्वयन के लिए ब्रिक्स और अफ्रीका साझेदारी को मजबूत करने के लिए बहुपक्षवाद और संसदीय कूटनीति का उपयोग करना विषय पर बहस और अन्य सत्रों में भाग लिया है। बेसिकली ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे आयोजित किया गया, देखिए अफ्रीका जो है इस समय अफ्रीका संघ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि G20 का नया सदस्य बना है अफ्रीका संघ, ठीक है।
वहीं ब्रिक्स की दोस्तों बात किया जाए तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ब्रिक्स के द्वारा आप मुझे बताइए इस वर्ष ब्रिक्स की मेजबानी किस देश के द्वारा की जा रही है। आपके सामने ऑप्शन भी देख सकते हैं। तो ये ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, इंडिया, ठीक है, यहाँ पे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का ये संघ है, ठीक है। और इसका 9वां जो है संसदीय फोरम आयोजित किया गया, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियली एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया। तो एक ऑफिशियल एंट्री हुई है किस फिल्म की ऑस्कर 2024 के लिए। ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों और इसका करेक्ट आंसर है 2018, ठीक है, ठीक है, एवरीवन इज अ हीरो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने देखा जाए केरल, ये जो केरल में जो बाढ़ आई थी उसी बाढ़ पर आधारित ये मलयालम फिल्म, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस भाषा से संबंधित फिल्म है, ठीक है। 2018 एवरीवन इज अ हीरो, तो ये मलयालम फिल्म है दोस्तों। और इस जो है 2018 एवरीवन इज अ हीरो, इसको 2024 में अकादमिक पुरस्कार यानी कि ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में नामित किया गया है। और ये ध्यान रखिएगा ये जो फिल्म है 2018 पहली जो है ऐसी मलयालम फिल्म है जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा सबसे तेज जो है पार किया था। और अब यह भारतीय फिल्म ऑस्कर अकादमी पुरस्कार में भारत का नेतृत्व करेगी। तो आगे देखेंगे जब ऑस्कर अवार्ड जो है दिया जाएगा तो देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा ऑफिशियली एंट्री हुई है किस फिल्म की दोस्तों, यहाँ पे जो मलयालम फिल्म है 2018 एवरीवन इज अ हीरो, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा बाढ़ जो आई थी केरल में उसी पर आधारित ये फिल्म है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा 10 MCQ। देखिए जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ ना कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दिया करिए। आप मुझे आपका ये आंसर ही, अगर मैं 4 क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसमें से आप एक आंसर कर रहे हैं, मैं सोचूंगी ये मेरे लिए आपने अप्रिसिएशन दिया, ठीक है। तो यही मैं अपने आप को सोचूंगी कि आप मुझे बहुत अच्छे से अप्रिसिएट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा, दुनिया बोलती देती है या खराब जो अपनी जगह, लेकिन देखिए मुझे जब आप आंसर करेंगे, ठीक है, तो आंसर को ही मैं सोचूंगी कि सच में आपने मुझे अप्रिसिएट किया, क्योंकि आपका बताया हुआ एक आंसर वो सिर्फ आपके लिए ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही ज्यादा लाभ पहुंचाएगा। क्योंकि किसी न किसी बहाने जब आप सर्च करेंगे तो वो कहीं ना कहीं कंठस्थ हो जाएगा वो आंसर आपके लिए, और हो सकता है एग्जाम में वही क्वेश्चन हो सकता है आ जाए और वो आपको सिलेक्शन दिला जाए, इसको कोई नहीं जानता। इसलिए कोशिश करिए कि आप मुझे जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है, इस डिस्कशन के दौरान जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछती हूँ उसका आंसर करिए, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर। अब बात कर लेते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। पहला फैक्ट है हमारा कि यहाँ पे भारतीय अमेरिकी महिला है जिन्हें 2023 का व्हाइट हाउस फेलो दिया गया है। क्या नाम है दोस्तों? कमल मेघराजनी। वहीं मीडिया जो है रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? शैलेश गुप्ता को चुना गया। पहली बार ग्रीन अमोनिया का आयात जो है किया गया है किस बंदरगाह के माध्यम से दोस्तों? तो बीओ चिदम्बरम, ठीक है, यहाँ पे माफ करिएगा, यहाँ पे चिदम्बरनार बंदरगाह है और इसके माध्यम से किया गया है। और ये बंदरगाह कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु में। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने एफएम रिले स्टेशन की आधारशिला रखी है। कहाँ रखी है? यहाँ पे दाहोद गुजरात में रखी है। फिर आज का लास्ट है कि 2024 में अपना रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा कौन सा देश दोस्तों? तो ये रूस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और डेली करंट अफेयर की पीडीएफ जैसा कि मैंने पहले ही बताया टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जाइए डाउनलोड करिए। ना सिर्फ डाउनलोड करिए, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे